मैं हूं सरबरकर चांडे। द कॉन्सेप्ट ऑनलाइन अकेडमी के तवस्सुल से एमडी का सेल्फ असेसमेंट को आगे चलाते हुए हम एग्जाम को डिस्कस करने जा रहे हैं वंस अगेन। और एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स हमने 10 एमसीक्यूज ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो चलते हैं 10 से स्टार्ट दोबारा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया तो वो हमारे जो है प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10, द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स। तो यहाँ कैटलिस्ट और एंजाइम के मेन डिफरेंस की बात की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन डिफरेंस की बात है, वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं लेकिन यहाँ पे मेजर जो डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजर डिफरेंस जो है वो ऑप्शन है ए, एंजाइम्स शार्प इन एक्शन देन कैटलिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कैटलिस्ट होते हैं वो स्लो फंक्शन करते हैं और जो एंजाइम होते हैं वो फास्ट फंक्शन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके दो यानी मेजर डिफरेंस है। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा स्लो फंक्शन करते हैं और एंजाइम जो हम रैपिड फंक्शन करते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं बायोकैटलिस्ट। और बायोकैटलिस्ट और कैटलिस्ट में फर्क होता है। बायोकैटलिस्ट वो होते हैं जो स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं जैसे कि एंजाइम करता है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी विदाउट यूजिंग इटसेल्फ। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में डियर स्टूडेंट्स कहा गया है द टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस्ड बाय द एंजाइम्स फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शंस तो अकर इज कॉल्ड। डियर स्टूडेंट्स, जहां पे रिड्यूस्ड एनर्जी की बात हो रही है, एंजाइम की एनर्जी जो रिड्यूस हो रही है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? आपको पता है कि हम कहते हैं लोअरिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो हमेशा स्पीड अप जो करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इनिशिएट जो ये जो रिएक्शन होता है उसको किसकी जरूरत पड़ती है? उसको जरूरत पड़ती है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो आंसर विल बी बी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया तो डियर स्टूडेंट्स, हम उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए। और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनको जरा चेक कर लें एग्जाम के हवाले से। उनमें बहुत जो है मेजर एमसीक्यूज मैंने पुट किए विद रीजंस, तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट में और इजाफा करेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग डैश ऑफ द रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने बात करनी होती है एंजाइम्स की तो वो लोअरिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो आंसर वही, जो पहले भी आंसर यही था और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फर्क है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरा जो मोस्टली ये एमसीक्यूज हैं वो पास पेपर से लिए गए। तो पास पेपर्स में ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक मैंने जो है वीडियोस बनाई हैं और ऐसे ही आप उनको देखते रहें। और इनको जो है वो मोस्टली एक जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस कॉन्सेप्ट को जो है वो कैसे घुमा फिरा के वो आंसर एमसीक्यूज निकालते हैं और आपको उनका आंसर क्या करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 13, इट इज फॉल्स अबाउट एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन सा कॉन्सेप्ट एंजाइम के साथ मैच नहीं करता? ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो व्हाट इज मेंशन इन द क्वेश्चन नंबर 13, आंसर क्या होंगे? पहला जो अल्फा में कहा गया है ऑल एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, और बीटा में उन्होंने कहा है दे वर्क विट्रो इन विट्रो और इन विवो कंडीशंस, और चार्ली में उन्होंने कहा है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड, और डेल्टा में उन्होंने कहा है दे लोअर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या पूछा गया? ऑल एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर, क्या सारे के सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? तो डियर स्टूडेंट्स, सिंपली इसका आंसर होगा नो, क्योंकि एंजाइम्स डियर स्टूडेंट्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है सिंपल एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं उनमें एग्जांपल आती है वो एंजाइम जो प्योरली कंसिस्ट विद द प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, उसमें प्रोटीन ही पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। टोटल इंटायर जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना होता है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है उसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कोफैक्टर की बात करेंगे तो नॉन प्रोटीन पार्ट की बात होगी। तो तमाम जितने भी एंजाइम्स होंगे उनको इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आंसर जो होगा वो होगा ए, क्योंकि इन्होंने कहा फॉल्स
क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, तमाम एंजाइम्स को कोफैक्टर की जरूरत नहीं है। सिंपल एग्जांपल ले लें, अगर पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन को किसी भी कोफैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रोटीएज एंजाइम है और सिंपल जो है वो एंजाइम के तौर पे वो काम करता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में को एंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू। तो डियर स्टूडेंट्स, को एंजाइम हमेशा जो होता है वो आपने जब भी इनको पढ़ा है, डाई न्यूक्लियोटाइड को जब भी आपने पढ़ा है डाई न्यूक्लियोटाइड्स, तो डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड में डाई न्यूक्लियोटाइड को जब भी पढ़ेंगे तो वहां पे हम NAD, ठीक है जी, NAD और FAD को हम पढ़ते हैं। तो NAD और FAD में इनकी बात करें तो ये विटामिन नेचर होते हैं, तो आंसर विल बी डी। तो जो कोएंजाइम होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, वो विटामिन बाय नेचर होता है, ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 15, इफ कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीनियस या प्रोटीन लाइक मेटालिक आयंस इट रेफर्स टू एज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा गया कि अगर एक कोफैक्टर हो और वो नॉन प्रोटीनी पार्ट है, किसकी तरह, वो मेटालिक आयंस की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था, कोफैक्टर जो होते हैं, ये कोफैक्टर 3 किस्म के होते हैं, याद कर लें। थोड़ा सा मैं इनको जो है वो नीचे थोड़ा सा इस जगह पे मैं इसको एलाबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर की अगर बात करेंगे, ये कोफैक्टर से काफी एमसीक्यूज अभी हल करवाने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए, कोफैक्टर जो है वो 3 किस्म के होते हैं, एक्चुअली तो 2 किस्म के होंगे। कौन कौन से 2 किस्म होंगे, एक तो होगा इनऑर्गेनिक और दूसरा होगा डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक होगा उसमें एक ही हमारे पास कोफैक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटर, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर उसको बोलते हैं। एक्टिवेटर मेटेलिक आयंस होते हैं, ठीक है जी। तो एक्टिवेटर जो होते हैं मेटेलिक आयंस होते हैं, वो मैग्नीशियम के फॉर्म में हो, वो पोटेशियम के फॉर्म में हो, या वो कैल्शियम के फॉर्म में हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एक्टिवेटर होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक में होते हैं। एक तो होगा कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम, तो ये विटामिन बाय नेचर होता है कोएंजाइम और ऑर्गेनिक होता है। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, तो इसको हम हाई जो टाइटली बॉन्डेड भी हम इसको कह सकते हैं, और हम इसको जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिटैचेबल नहीं होता। और ये कोफैक्टर, कोएंजाइम और एक्टिवेटर दोनों जो है अपने एंजाइम के साथ अटैच भी होते हैं, डिटैच भी होते हैं। तो दोनों की तकरीबन जो नेचर जो है एक जैसे है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के एक्टिवेटर जो होता है वो इनऑर्गेनिक होता है और कोएंजाइम जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है जी। तो चलते हैं आंसर की तरफ, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता दी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीनियस, और आगे क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक आयंस। तो डियर सर, अभी मैंने आपको कोफैक्टर की बात बताई थी, लेकिन कोफैक्टर भी का जो एक्टिवेटर की बात मैंने बताई थी, एक्टिवेटर किसका पार्ट है, कोफैक्टर का। तो देखें जरा, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, तो प्रोस्थेटिक अभी मैंने आपको बताया था ये ऑर्गेनिक है। अगर कोएंजाइम, ये भी कोफैक्टर में आते हैं, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक है। और डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर की जब भी हम बात करेंगे तो ये सम होगा सबका। तो मेटेलिक आयंस की बात करेंगे तो एक्टिवेटर, लेकिन एक्टिवेटर नहीं है, तो हम किसको टिक करेंगे, हम कोफैक्टर को टिक करेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 16, नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज इनऑर्गेनिक इन नेचर डिटैचेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑर्गेनिक है नेचर में और डिटैचेबल है। तो डियर, अभी हमने पढ़ा कि जो कोएंजाइम है वो ऑर्गेनिक नेचर में होता है, लेकिन डिटैचेबल होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, लेकिन वो डिटैचेबल नहीं होता, नॉन डिटैचेबल होता है, इसलिए आंसर विल बी कोएंजाइम, ठीक है। एक्टिवेटर है तो इनऑर्गेनिक है, वो भी डिटैचेबल है, लेकिन इनऑर्गेनिक में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इनऑर्गेनिक में मानते हैं, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। लेकिन कोएंजाइम जो होगा ये ऑर्गेनिक भी है
और ये डिटैचेबल भी है। तो ये नॉन डिटैचेबल होता है, ये जो है वो अटैच ही रहता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो क्रेब साइकिल में काम करता है। सक्सीनाइल से फ्यूमरेट में ये स्टेप जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी सक्सीनेट और डिहाइड्रोजिनेज के डी का मतलब होता है रिमूव करता है, ये हाइड्रोजन से रिमूव करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो ये फ्यूमरेट हमेशा एफएडी के साथ करता है। तो एफएडी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप के हवाले से ये पूछा जा रहा है, प्रोस्टेटिक ग्रुप आर। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर में क्या इन्होंने पूछा? अल्फा में पूछा क्या वो मेटालिक आयंस है, क्या वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्या वो ऑर्गेनिक है, क्या वो रेडिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस, हमने जो एक दो सवाल थे उसमें हमने डिस्कस किया था जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप में हमने पढ़ा था कि ये ऑर्गेनिक होगा और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और नॉन डिटेचेबल होगा और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, या ये जो है वो फ्रिमली अटैच होता है तो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। तो दीज आर द सम एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग द प्रोस्टेटिक ग्रुप। तो आंसर विल बी सी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नेचर का पूछ रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये भी। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। ऑल कोएंजाइम्स आर डेरिवेटिव्स। तो ये कहाँ से डेराइवेट हुए हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, कोएंजाइम को अभी हमने पढ़ा था कि वो ये क्या है, ये विटामिन बाय नेचर होते हैं। तो एनएडी की बात करें, एफएडी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये कोएंजाइम की एग्जांपल है हमारे पास। 20 की अगर हम बात करते हैं तो कोफैक्टर टाइटली, देखो टाइटली बॉन्डेड टू द एंजाइम ऑन द परमानेंट बेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बॉन्डेड भी होता है। टाइटली बॉन्ड क्यों होगा? क्योंकि वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। कोवलेंटली बॉन्डेड जो होगा वो टाइटली या फ्रिमली बॉन्डिंग होती है। ठीक है जी। तो ये कोफैक्टर है किसके साथ? अपने एंजाइम के साथ परमानेंटली बेसिस पे होता है, ये अटैच होता है, डिटैच नहीं होता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 21 में डियर स्टूडेंट्स कहा गया है कि यहाँ पे एन एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम 2, ठीक है जी, और कैटालाइज द सबस्ट्रेट मैग्नीशियम 2+ जो है इस बेस्ट आइडेंटिफाई एज। तो डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था इसको कि ये एक्टिवेटर होता है। मैग्नीशियम को भी हमने एक्टिवेटर के तौर पे पढ़ा था और पोटेशियम को भी एक्टिवेटर के तौर पे पढ़ा था। दीज आर द मिनरल और मेटालिक आयंस which is using as a like a cofactor। कब? जब एंजाइम्स जो कंजुगेटेड एंजाइम्स होते हैं उनको ये चाहिए होते हैं फॉर स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। इसके फर्दर जो है एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करते जा रहे हैं। तो 3rd और 4th इंशाल्लाह 2 वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगे एग्जाम्स की। तो हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।